एक छोटे से गांव शिवपुर में रामनारायण नाम के व्यक्ति का परिवार रहता था। रामनारायण एक साधारण किसान थे और अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में आदर्श व्यक्ति माने जाते थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी एक आदर्श गृहिणी थीं। उनके 3 बेटे थे, रघु, मोहन और दीपक। समय के साथ उनके तीनों बेटों की शादी हो गई। 3 बहुएं घर आईं, सुजाता, सीमा और निधि। लेकिन तीनों बहुओं के स्वभाव अलग अलग थे और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। रामनारायण का घर हमेशा से खुशियों का गढ़ माना जाता था। उनके तीनों बेटे अलग अलग स्वभाव के थे। रघु सबसे बड़ा बेटा, शांत और जिम्मेदार। 2 मोहन मध्य पुत्र, थोड़ा चतुर और व्यावसायिक सोच वाला। 3 दीपक सबसे छोटा बेटा, मस्त मौला और जिद्दी। उनकी बहुओं में भी अलग अलग विशेषताएं थीं। 1 सुजाता बड़ी बहू, संस्कारवान और परिवार के प्रति समर्पित। 2 सीमा दूसरी बहू, व्यावहारिक लेकिन थोड़ी स्वार्थी। 3 निधि सबसे छोटी, पढ़ी लिखी लेकिन अपने हिसाब से जीने वाली। शादी के बाद घर में उत्सव का माहौल था। सावित्री देवी ने तीनों बहुओं का स्वागत पूरे रीति रिवाजों के साथ किया। सुजाता ने सास ससुर के पैर छुए और घर के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। सीमा ने औपचारिकता निभाई लेकिन उसका ध्यान अपने पति पर केंद्रित था। निधि ने शुरू से ही बताया कि वह परंपराओं के बजाय आधुनिक सोच में विश्वास रखती है। पहले कुछ महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे बहुओं के असली स्वभाव सामने आने लगे। सुजाता सुबह जल्दी उठती, घर की साफ सफाई करती और सास ससुर के लिए नाश्ता बनाती। उसका मानना था कि परिवार को जोड़े रखने के लिए त्याग और मेहनत जरूरी है। उसने अपनी सास से हर काम सीखने की कोशिश की और पूरे घर को अपनेपन का एहसास दिलाया। सीमा काम करती लेकिन केवल दिखावे के लिए। उसे हर वक्त अपने अधिकारों और संपत्ति की चिंता रहती थी। उसने मोहन को समझाया कि उन्हें अपने भविष्य के लिए पैसे अलग से बचाने चाहिए। निधि ने घर के नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। वह अपने कमरे में रहती, अपना फोन चलाती और आधुनिक विचारों की दुहाई देती। उसने साफ कह दिया कि वह किसी की सुनने वाली नहीं है। कुछ समय बाद घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सीमा ने सुजाता पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह सास ससुर की चहेती बनकर बाकी को नीचा दिखा रही है। निधि ने भी सीमा का साथ देना शुरू कर दिया। रामनारायण और सावित्री देवी ने अपने बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहुओं का बढ़ता अहंकार परिवार को कमजोर करने लगा। एक दिन रघु की नौकरी चली गई। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ऐसे समय में सुजाता ने घर के खर्चे संभालने की जिम्मेदारी ली। उसने अपने गहने बेचकर परिवार का साथ दिया। दूसरी तरफ सीमा और निधि ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिया। उन्होंने अपने पतियों को अलग रहने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। सावित्री देवी ने तीनों बहुओं को बुलाकर कहा, घर को चलाने के लिए सबका साथ जरूरी है। अगर तुम तीनों मिलकर रहोगी तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर अलग अलग सोचोगी तो घर टूट जाएगा। सीमा और निधि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जबकि सुजाता ने इसे दिल से अपनाया। सुजाता ने न केवल अपने परिवार को संभाला बल्कि गांव वालों की मदद से रघु को एक छोटी दुकान खोलने में मदद की। धीरे धीरे रघु की मेहनत से परिवार की स्थिति फिर सुधरने लगी। सीमा और निधि के दिल में ईर्ष्या बढ़ने लगी। उन्होंने योजना बनाई कि वे रामनारायण के नाम की संपत्ति पर अपना हक जताएंगी। पहले भाग के अंत में सीमा और निधि ने रामनारायण की संपत्ति पर अपना हक जताने की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों को यह विश्वास दिलाया कि अगर उन्हें अलग होकर अपनी अपनी संपत्ति नहीं मिली तो भविष्य में उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। मोहन और दीपक अपनी पत्नियों के प्रभाव में आ गए। उन्होंने रामनारायण से कहा, पिताजी, हमें अपनी अपनी हिस्सेदारी चाहिए, हम अलग रहना चाहते हैं। यह सुनकर रामनारायण और सावित्री देवी स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझाने की कोशिश की, बेटा, परिवार का मतलब साथ रहना है। अगर तुम अलग हो जाओगे तो यह घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा बनकर रह जाएगा। लेकिन सीमा और निधि ने अपनी बात पर जोर दिया। इस विवाद के दौरान सुजाता ने रघु को समझाया कि संपत्ति से बड़ा परिवार होता है। उसने कहा, अगर हमने माता पिता का साथ छोड़ दिया तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। रघु ने सुजाता की बात मानी और कहा, मैं संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहता। मैं माता पिता की सेवा करके ही अपना जीवन सार्थक बनाऊंगा। रामनारायण ने भारी मन से संपत्ति का बंटवारा कर दिया। उन्होंने अपनी जमीन और घर को 3 हिस्सों में बांट दिया। 1 रघु और सुजाता को घर का एक छोटा हिस्सा मिला। 2 मोहन और सीमा को खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा मिला। 3 दीपक और निधि को घर का बगीचा और कुछ नकद पैसा मिला। बंटवारे के बाद मोहन और दीपक अपने अपने हिस्से के साथ अलग हो गए, लेकिन सुजाता और रघु ने रामनारायण और सावित्री देवी के साथ रहने का फैसला किया। सीमा ने मोहन को अपने हिस्से की जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया। पैसे मिलने के बाद उसने अपना अलग व्यापार शुरू किया।
लेकिन व्यापार में असफलता और अनुचित खर्चों की वजह से जल्द ही पैसे खत्म हो गए। दोनों कर्ज में डूब गए और दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। निधि ने बगीचे की जमीन पर एक बड़ा मकान बनाने की जिद की। दीपक ने अपने हिस्से के पैसे से मकान बनाया, लेकिन जल्द ही उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। निधि अपने मायके चली गई और दीपक अकेला रह गया। दूसरी ओर रघु और सुजाता ने अपनी सादगी और मेहनत से रामनारायण की छोटी सी दुकान को बढ़ाया। सुजाता ने घर का माहौल खुशहाल बनाए रखा। रघु की ईमानदारी और सुजाता के समर्पण की वजह से दुकान बहुत सफल हो गई। गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते और उनका उदाहरण देते। कुछ साल बाद मोहन और दीपक अपने अपने हिस्सों को खो चुके थे। आर्थिक तंगी और झगड़ों की वजह से वे अपने परिवारों के साथ दर दर भटक रहे थे। एक दिन दोनों भाई अपने माता पिता के पास लौट आए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। रामनारायण ने कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है, लेकिन माता पिता का दिल हमेशा बच्चों के लिए खुला रहता है। सीमा और निधि को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने सुजाता से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा त्याग और सेवा आज हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। सुजाता को अपने अच्छे कर्मों का फल मिला। वह पूरे परिवार की प्रिय बन गई। रामनारायण ने अपनी वसीयत में पूरा घर और दुकान रघु और सुजाता के नाम कर दिया। सीमा और निधि ने अपने पतियों के साथ मिलकर फिर से परिवार को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सुजाता से सीखा कि त्याग और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है। जो लोग स्वार्थ और अहंकार के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें पछताना पड़ता है। वहीं जो लोग सत्य, सेवा और त्याग के रास्ते पर चलते हैं, वे हमेशा सम्मान और सुख पाते हैं।